करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 1 मैंने साइंस का चैप्टर 5। वैसे ये पुराने एडिशन की बुक में चैप्टर 6 नाम से है, पर एक चैप्टर के हटने से ये रेशनलाइज्ड बुक में 5th चैप्टर पे आ गया है। तो हाउ डू वी टेल इफ़ वी द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। तो हम लोग किस डिफरेंस के कारण जानेंगे कि कुछ चीज़ें ज़िंदा हैं या नहीं ज़िंदा हैं। इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग, अ काउ चीविंग cud, a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. अगर हम किसी कुत्ते को दौड़ते हुए भागते हुए देखेंगे, गाय को उसका चारा चबाते हुए देखेंगे, और कड ना जो पेट के 4 चैम्बर्स होते हैं काऊ में, तो वो पहले चैम्बर में जब खाना जाता है तो फिर चैम्बर नहीं होते, कंपार्टमेंट होते हैं। तो जब गाय का खाना पहले कंपार्टमेंट में जाता है तो फिर कुछ देर बाद वो और च्यू करते रहने से थोड़ा सा गले के पास आने लगता है। गले के पास आने पर वो और उसको उसी प्रोसेस को बार बार करने लगती है जब तक कि वो बहुत छोटा ना हो जाए, सिंपलेस्ट सबस्टार में न कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि ग्रास तो काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स हो गया ना, उसको चबाना आसान बात तो नहीं है, पका हुआ तो नहीं खाती है, कच्चा होता है, इसलिए उस फूड को कड यहाँ पे कहा जाता है। अगर एक मैन बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है स्ट्रीट में, तो ये सब लिविंग बींग्स है, जिंदा है। अगर डॉग और काऊ अगर सोए हुए हैं तो क्या हम लोग ये सोचेंगे कि वे लोग ज़िंदा नहीं हैं? पर ऐसा नहीं, हम उनको सांस लेते हुए देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वे ज़िंदा हैं। तो प्लांट्स का क्या वे ज़िंदा नहीं होते? अगर हम में से कुछ लोग कहते हैं कि अगर प्लांट्स ग्रीन होते हैं तो वे ज़िंदा हैं, बट जो प्लांट्स का कलर ग्रीन से दूसरा है, ग्रीन से अलग है, क्या वे जिंदा नहीं है? दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो दैट दे आर अलाइव, सम विल से। हम लोग में से कुछ बोलेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं, जो नॉन ग्रीन और ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो कुछ समय बाद और लंबे चौड़े होने लगते हैं, तो इसलिए वे अलाइव हैं, जिंदा हैं। In other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, common evidence for being living. तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर कुछ मूवमेंट हो रहा है, कुछ विजिबल मूवमेंट भी होता है, इनविजिबल मूवमेंट भी होता है। ग्रोथ तो एक इनविजिबल मूवमेंट होता है ना, काफ़ी लंबा टाइम लग सकता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं अंदर ही अंदर सेल्स के, हम लोग तो देख नहीं सकते सेल्स को। तो इन मूवमेंट के कारण ये सब प्रूफ है कि कुछ चीज़ें ज़िंदा हैं या नहीं है। बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग स्टिल अलाइव। सम एनिमल्स कैन बी ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट वाज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ। तो विजुअल मूवमेंट को अलाइव होने का, किसी के ज़िंदा होने का कैरेक्टरिस्टिक नहीं बताया जा सकता। कुछ इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स भी होते हैं जो कि बहुत स्मॉल स्केल पे होते हैं, और ये प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट ने भी कहा है कि कोई ना कोई मूवमेंट लाइफ के लिए नेसेसरी है। पर जो वायरस होते हैं, कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट तब तक नहीं दिखाते जब तक वे किसी अंदर सेल में ना पहुंच जाएं। तो ये बात अभी तक विवाद में कंट्रोवर्सी है कि वे जो वायरस हैं वो सच में ज़िंदा हैं या नहीं। तो ये सब जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स जो ज़िंदा होने को डिटरमाइन करते हैं, वो लाइफ के लिए क्यों एसेंशियल हैं, क्यों नीड है उनका लाइफ में। We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structure
हम लोग पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 9th 8th, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बहुत अच्छे तरह से तैयार स्ट्रक्चर होते हैं। उनके पास टिश्यू होता है, टिश्यूज़ के पास सेल होता है, सेल के छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ओके, and so on. Because of the effects of the environment, the disorganized order nature of living structure is likely to keep breaking down over time. पर जो इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट है, धूप, बरसात, ठंड, इसी कारण ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे समय के साथ टूटता होता है। अगर जो चीज़ टूटा है वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं हो सकता, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिपेयरमेंट की ज़रूरत होती है ताकि वे अपने लाइफ को मेंटेन कर सकें, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकें। और ये जो स्ट्रक्चर होते हैं वे मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स एटम से बने होते हैं। दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड द टाइम, तो उनको अपने मॉलिक्यूल्स को यहाँ से वहाँ से यहाँ आना करना पड़ता है। तो व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेट अस एक्सप्लोर। तो ये जो मेंटेनेंस का प्रोसेस होता है ताकि वे अपने लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? तो वे लाइफ प्रोसेस होते हैं। तो द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन दे आर नॉट डूइंग पार्टिकुलर। अंदर ही अंदर मेंटेनेंस के फंक्शन चलते रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, भले ही वो बाहर से कुछ काम नहीं कर रहे हो, भले ही वे विजिबल मूवमेंट नहीं दिखा रहे हो। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग, हम जब सिर्फ बैठ रहे होते हैं क्लास में या फिर सिर्फ सो रहे होते हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स के अंदर मेंटेनेंस जॉब चलता ही रहता है। और ये जो प्रोसेस होते हैं इन मेंटेनेंस को काम करने के लिए, इस मेंटेनेंस का जॉब करने के लिए, उन्हीं को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक, सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, और ये मेंटेनेंस प्रोसेस होते हैं वे लिविंग ऑर्गेनिज्म का डैमेज या फिर ब्रेक डाउन ज़्यादा ना हो, इसलिए इन मेंटेनेंस प्रोसेस करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। एनर्जी बाहर से आता है ऑर्गेनिज्म के, भले वो खुद से प्रिपेयर करता है या फिर दूसरों का लेता है, पर कुछ सब्सटेंसेस तो उसको बाहर इन्वायरमेंट से लेने ही होते हैं। तो ये जब आउटसाइड टू इनसाइड बॉडी का ट्रांसफ़र होता है तो इसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अगर इफ़ द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल आल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। अब ऑर्गेनिज्म को बॉडी को ग्रो करना है, डेवलप करना है, तो और रॉ मटेरियल चाहिए होगा बाहर से। लाइफ प्रोसेसेस जो अर्थ पे होते हैं वो मेनली कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, पिछले चैप्टर में आपका दिया हुआ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसके बारे में हम बाद में डिटेल से जानेंगे। भले अब ऐसा आप इतना जान लीजिए, जो भी लाइफ अर्थ पे होता है ना वो कार्बन के मॉलिक्यूल्स के कारण ही होता है, इसलिए फूड सोर्सेज भी ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन बेस्ड ही होते हैं। और जो कार्बन सोर्सेज का जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है उसके हिसाब से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है। छोटा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो छोटा सा काम करेगा, मतलब छोटा सा मॉलिक्यूल लेगा कार्बन का। बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा तो उसको ज़्यादा मात्रा में भी चाहिए होगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी चाहिए होगा। कई बार न्यूट्रिशन प्रोसेस भी डिफरेंट हो जाता है, किसी के पास ऑर्गन्स रहते हैं, किसी के पास नहीं, डायरेक्ट सेल से इनगल्फ कर लिया जाता है कोई ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और कोई बहुत से लंबा चौड़ा प्रोसेस करता है जैसे हमारी बॉडी में।
दीज आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वैरिड, और ये जो सोर्स है एनर्जी का वो भी बहुत डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है इसमें। सिंस एनवायरनमेंट इज़ नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल, आ गई है तो आप समझते ही हैं। These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body. तो इन जो एनर्जी का सोर्सेज है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होने के कारण हमारे बॉडी को बनाने के लिए इनको तोड़ना पड़ता है, और ये सब जो तोड़ने के बाद एक यूनिफॉर्म एक सोर्स ऑफ एनर्जी एटीपी के रूप में निकलता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इस सब के कारण हमारे शरीर में बहुत सारे मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होते हैं, लाइफ स्ट्रक्चर का मेंटेनेंस होता है, और कुछ मॉलिक्यूल्स का ऐसा यूज़ भी होता है ताकि हमारे बॉडी के लिए, ताकि हम ग्रो कर सकें। इसके लिए फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी ऑफ नेसेसरी। हाँ, इसके लिए हमारे डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स के लिए कुछ ना कुछ श्रृंखला होनी चाहिए केमिकल रिएक्शन के हमारे बॉडी में। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्टेंट्स आर सम ऑफ द मोस्ट केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। हमको पता है कि जैसे हमारे बॉडी में C6H12O6 आया, ये किसके साथ कंबाइन हुआ? O2 के साथ, ठीक ना। तो O2 के साथ कंबाइन होगा तो ऑक्सीजन इसको तोड़ता है, तो ये इधर रिड्यूस होगा, जबकि प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 और H2O को जोड़ देते हैं। जोड़ने पे वे उन्हें ऑक्सीडाइज भी करते हैं, रिड्यूस भी करते हैं, ठीक ना। ये इसके साथ मिल गया तो रिड्यूस हो जाता है, और यहाँ पे एडिशनल और भी चीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो क्या करते हैं प्लांट्स? रिडॉक्स एक्शन करते हैं, हम लोग भी रिडॉक्स एक्शन करते हैं। कुछ चीज़ें को ऑक्सीजन के साथ जोड़ते हैं, कुछ चीज़ों को हाइड्रोजन के साथ जोड़ते हैं, ठीक ना। एक सेकेंड। तो हम लोग इधर देखते हैं कि बॉडी का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। भले ही हम ऑक्सीजन और फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस की मदद से ले लें, पर हमारे दूसरे सेल्स भी मांगते हैं कि वहाँ भी ऑक्सीजन और फूड को लाया जाए। ये ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है, जबकि रेस्पिरेशन में हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को लिया जाता है ताकि फूड का ब्रेक डाउन हो सके और वो हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे डिफरेंट सेलुलर नीड्स के लिए उसका यूज़ हो सके। While chemical reactions use the carbon source and oxygen for energy generation, they create byproducts that are not useless for the cells of the body. केमिकल रिएक्शन होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बाद, जो हर टाइप के सेल होते हैं, जब सेल तक खाना और ऑक्सीजन पहुंचता है तो केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मदद से हमारे में ATP जनरेशन होता है। ये इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है। इसमें से कुछ यूजलेस होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। तो हार्मफुल जो होते हैं वो हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू निकाल दिए जाते हैं। Again, if the basic rules for the body design in multicellular organisms are followed, a specialized tissue for excretion will be developed. अगर बॉडी के हार्मफुल और वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालना है तो उसमें भी कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू का काम पड़ेगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा। तो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू ही हम लोग जो वेस्ट मटेरियल्स को सेल से दूसरे एक्सक्रीटरी टिश्यू में हम लोग ले जाते हैं,
तो इसीलिए हम लोग को बहुत सारे प्रोसेस का मदद करता चाहिए होता है ताकि हम लोग अपने लाइफ को मेंटेन कर सकें। क्वेश्चन है, वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। तो डिफ्यूज़न का जो प्रोसेस होता है वो हमारे लिए क्यों सफिशिएंट नहीं है ताकि हम लोग ऑक्सीजन अपने बॉडी में ले सकें डायरेक्टली। डिफ्यूज़न में सिंपली हमारे सेल्स में हमारे मसल्स को से डायरेक्टली तो अंदर के लंग्स में, फेफड़े में ऑक्सीजन तो जा नहीं सकता है, उसको जाने में काफ़ी टाइम लगेगा अगर ऐसा हुआ भी तो। इसलिए हमें सिंपल डिफ्यूज़न का प्रोसेस नहीं कर सके क्योंकि हमारे जो अंदर के हर सेल्स बाहर के इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव। तो हम लोग ये कैसे डिटरमाइन करें कि कुछ चीज़ें ज़िंदा हैं कुछ नहीं है। तो जो मूवमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, कुछ इनविजिबल मूवमेंट होता है, कुछ विजिबल मूवमेंट होता है। तो जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट से हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो चीज़ ज़िंदा है या नहीं। विजिबल मूवमेंट से तो हम डायरेक्टली देख के बता ही सकते हैं। और हम लोग ये भी पता हम लोग लाइफ प्रोसेस अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में हो रहा है, उसमें अगर न्यूट्रिशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, तो इसके कारण भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़िंदा है या नहीं। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट था वो न्यूट्रिशन के लिए था, और यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन के बाद जो यहाँ पे बात की गई है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और इसके बाद ये जो लास्ट पारा है उसमें हमने एक्सक्रीशन के बारे में थोड़ी बहुत बात की है। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो जो बाहर से ऐसे कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जो ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है। तो कार्बन रिच सोर्सेज का यूज़ किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है ताकि वे अपने लाइफ को मेंटेन कर सके, अपने लाइफ को सस्टेन कर सके। व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। तो ऐसे कौन से प्रोसेस हैं जिससे हमारे लाइफ को मेंटेन किया जा सके। सिंपली यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस हैं, ये चारों सिस्टम है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ताकि हम लोग लाइफ को मेंटेन कर सकें, ज़िंदा रह सकें। न्यूट्रिशन, ओके एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ नोट्स प्रोवाइड की गई है मेरे द्वारा। एक सेकेंड, अरे यार, हाँ, तो लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस दैट इज टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आर respiration, the process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is called respiration. Nutrition, मैं आपको बता दूँ न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन के पहले आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। It is the process by which organisms obtain and utilize nutrients to perform biological activities. Transportation में it is the process in which substances synthesized or absorbed in one part of the body are carried to other part of the body. हमारा जो हार्ट है उस तक डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में डाला जाता है, पहुंचाया जाता है। तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन का एग्जाम्पल है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट स्पेशलाइज्ड टिश्यू होने के कारण डिफरेंट प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हर तरीके के लिए। एक्सक्रीशन, इट इज़ अ प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ एक्सेस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी।
control and coordination. It is a process which helps the living organisms to receive information from the surroundings and to behave accordingly. हम लोग इसके बारे में अगले चैप्टर में भी जानेंगे. Growth, it refers to increase in size and mass of a living organism due to multiplication of cells or increase in intracellular substance. ग्रोथ का मतलब तो बढ़ना होता है. साइज का फिजिकल ग्रोथ. डेवलपमेंट, इट रिफर्स टू फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग. जब ऑर्गेनिज्म का मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो इसको डेवलपमेंट कहा जाता है. मूवमेंट एंड लोकोमोशन, अगर कोई ऑर्गेनिज्म विजिबल और इनविजिबल मूवमेंट दिखाने लगते हैं, भले ही वो मॉलिक्यूल्स के अंदर हो या कुछ क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो ये सब भी लाइफ प्रोसेस का एग्जांपल हो गया. रिप्रोडक्शन, अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है एग्जिस्टिंग वंग से, तो यही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो गया. ये हम लोग अभी जानेंगे. परफॉर्मेंस ऑफ लाइफ होगा, लाइफ प्रोसेसेस. If in unicellular organism all these processes are carried out by single cell. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लाइफ प्रोसेस को सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वेल डेवलप्ड सिस्टम होते हैं ताकि प्रोसेस को कैरी आउट किया जा सके. न्यूट्रिशन के बारे में पहले हम लोग बुक में थोड़ा बहुत जान लेते हैं. न्यूट्रिशन होता क्या है. तो जब हम लोग किसी बाईसाइकिल को चलाते हैं या फिर चलते हैं, तो हम लोग उसके लिए अपना एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, और ये एनर्जी हमारे बॉडी के स्टेट ऑफ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है. वी नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी. तो ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स होता है वो क्या होता है, फूड होता है. तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि एनर्जी और मटेरियल्स का स्रोत जो कि बॉडी के ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्रोटीन को सिंथेसाइज मतलब बनाने के लिए होता है, वो कहाँ से आता है. तो फूड से आता है. हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड. फूड कहाँ से मिलता है, भोजन कहाँ से मिलता है. द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वे. तो जनरल सामान्य तौर से बस एनर्जी और मटेरियल्स चाहिए होता है ना हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, पर ये सब डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा फुलफिल किया जा सकता है. कुछ ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर. प्लांट्स क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेते हैं ताकि वे अपने फूड का या फिर एनर्जी का को बना सकें, इनके सेल्स बना सकें. जैसे उनमें ऑटोट्रॉप्स आते हैं. ऑटोट्रॉप्स में तो प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स और कुछ छोटे मोटे बैक्टीरिया आते हैं. Other organisms utilize complex substances. These complex substances have to be broken down to simpler ones before they can be used for upkeep and growth of the body. Complex substances भी चाहिए होता है कुछ organisms को. जो complex organisms होते हैं, multicellular organisms होते हैं, वे उस फूड को छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं ताकि वे उनके लिए सॉल्यूबल हो जाए और उनका ग्रोथ हो चले. अपकीप मतलब उनकी मरम्मत हो, उनके बॉडी में ग्रोथ भी हो. टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स. तो बायो कैटलाइस्ट होते हैं का यूज़ करते हैं. तो कैटलाइस्ट वो होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेते तो हैं ताकि उस केमिकल रिएक्शन का स्पीड बढ़ाया घटाया जा सके, ठीक ना. और जो बायो कैटलिस्ट होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, वो उनका नेचर प्रोटीन का बना होता है.
मेनली प्रोटीन्स होते हैं। तो एंजाइम्स मेनली AME, हाँ, ऐसे करके ख़त्म होते हैं उनका। थस नहीं ASE, जैसे लाइपेज फैट्स को तोड़ने वाला एक एंजाइम है, ठीक ना। तो इसमें ASE बाद में आ रहा है, तो ये एंजाइम है। ऐसे ही तो हम लोग बहुत सारे एंजाइम्स का पता लगा सकते हैं। हो सकते हैं कुछ एंजाइम्स के लास्ट में ASE नहीं आ रहा हो, फिर भी अगर जिसके एंड में ASE आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि वे एंजाइम्स ही हैं। Thus, the heterotrophs' survival depends directly or indirectly on autotrophs. Heterotrophic organisms include fungi and animals. तो वे लोग हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, वे इन्वायरमेंट या फिर ऑटोट्रॉप्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। जैसे डियर थी, उसने ग्रास खाया, मतलब ऑटोट्रॉप्स को खाया, और एक डियर को शेर ने खाया, मतलब इनडायरेक्टली उसने ऑटोट्रॉप्स को खाया। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। जो बॉडी में ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में जो कार्बन का रिक्वायरमेंट होता है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस द्वारा फुलफिल किया जाता है। ये वैसा प्रोसेस होता है जिसमें जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो बॉडी के बाहर से सब्सटेंसेस लेते हैं और उनको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेते हैं और उसको कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्चुअली जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज होता है, इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ऐसे जुड़े हुए रहते हैं बॉन्ड बना के, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। इससे प्लांट को एनर्जी मिलता है। हम लोग पता लगाएंगे कैसे प्लांट को एनर्जी मिलता है। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च विच सर्व्स एज एनर्जी, internal energy reserve to be used as and when required by the plant। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि प्लांट के द्वारा नहीं यूज़ किया जाता है वो स्टार्च में स्टोर किया जाता है और ये इंटरनल एनर्जी रिजर्व्स के रूप में सर्व किया जाता है प्लांट्स में। जैसे कि अगर बारिश पड़ गई दिन में तो प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करेंगे, या फिर रात का समय है तो उसमें तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। तो इसीलिए जो प्लांट्स होते हैं वे स्टार्च को एडिशनली स्टोर करते रखते हैं ताकि वो डिफरेंट सिचुएशन में अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके। A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in the body in the form of glycogen। तो जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वे हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर किया गया होता है। तो एक सेकेंड, तो न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर नरिशमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। उसमें ये भी दो टाइप के होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक को होलोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। ऑटोमेट मीन्स सेल्फ और ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट। इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। अभी हमने पढ़ा। इसमें फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी होता है जिसमें लाइट एनर्जी का यूज़ किया जाता है जो ग्रीन प्लांट्स के द्वारा किया जाता है। केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी होता है जिसमें केमिकल एनर्जी जैसे कि नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे नाइट्रोसोमोनाज एंड नाइट्रोबैक्टर। तो ये सब केमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। सल्फर को भी अपने फूड के लिए प्रिपेयर करते हैं, ये भी केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं, ठीक ना।
इनको भी केमोऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में लाया जाता है। ये कुछ बैक्टीरिया द्वारा परफॉर्म किया जाता है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव एनर्जी फ्रॉम द फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे ऑटोट्रॉफ से फूड लेते हैं, माने ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ करते हैं ताकि वे अपने एनर्जी नीड्स को फुलफ़िल कर सकें। होलोज़ोइक न्यूट्रिशन को इंजेस्टिव न्यूट्रिशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड को लेते हैं, मतलब उसको इंजेस्ट करते हैं, उन्हें निगलते हैं। कम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स आर टेकन इन एंड देन ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को सिंपल में कन्वर्ट किया जाता है सिंपल सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में। कॉम्प्लेक्स इनसॉल्यूबल फूड को सिंपल सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे प्लांट हर्बीवोर्स आते हैं, कार्निवोर्स आते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं। ओमनिवोर्स में ह्यूमन, अमीबा, कार्निवोर्स में लायन, टाइगर एंड हर्बीवोर्स में तो पता ही है गाय। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे बॉडी के बाहर या अंदर रहते हैं और अपने फूड को लेते हैं। तो जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर या अंदर रहते हैं उनको होस्ट कहा जाता है, और जो होस्ट के ऊपर या अंदर रहते हैं उनको पैरासाइट्स कहा जाता है। इसमें प्लाज्मोडियम आ गया, टीका आ गया, लीच आ गया, टेपवर्म, कस्कुटा, अमीबा। तो इसमें कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को कुछ फॉलो करने वाले कुछ प्लांट्स होते हैं, उसमें से कस्कुटा भी होता है और अमरबेल, अमीबा नहीं अमरबेल। आपकी बुक एनसीईआरटी की बुक में भी लिखा है अमरबेल, मुझसे गलती से अमीबा लिखा गया है। अमीबा तो होलोज़ोइक न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहा था ना। प्लाज्मोडियम क्या होता है? अरे मलेरिया एक मच्छर होता है, एक मच्छर होती है, वही इस पैरासाइट को अपने जहाँ पे वो सक करती है ना हमारा खून, तो अपनी मुंह पर इसी बैक्टीरिया को लेकर चलती रहती है और हाँ बॉडी पे मलेरिया फैला देती है। तो यही पैथोजन होता है हमारा बॉडी में मलेरिया लाने वाला। टिक क्या होता है? चिचड़ी कहते हैं इसको हिंदी में। और लीच मतलब जोक, लाइस मतलब ढील, टेपवर्म मतलब पेट का कीड़ा, आपको पता ही है। और एक विस्कम VISCUM नाम का एक प्लांट होता है जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। अमरबेल बहुत झाड़ी जैसा होता है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जो ऑर्गेनिज्म मरे हुए फूड से डेड ऑर्गेनिज्म से नरिशमेंट पाते हैं, न्यूट्रिशन पाते हैं। और वो जो जहाँ से वो न्यूट्रिशन पाते हैं वो कोई ना कोई ऑर्गेनिक मैटर ही होता है, या तो प्लांट्स का होता है या तो एनिमल्स का। तो जो ऑर्गेनिज्म सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उनको सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। इसमें आ जाएंगे फंगी, ब्रेड मोल्ड, मशरूम, यीस्ट, बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया। सो हम लोग इसको अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। बस इधर का एक बार पढ़ लेते हैं। पिछला वाला जो टॉपिक है ये वाला हम लोग अगले वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म इज़ अडेप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट। हर ऑर्गेनिज्म को अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्टेशन करना पड़ता है। उनका जो फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो उनके टाइप और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल और कैसे वो ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करते हैं उस पे डिपेंड करता है। माने अगर आपका फूड का टाइप या फिर जो फूड का ज़्यादा मात्रा या फिर कम मात्रा, उसके हिसाब से न्यूट्रिशन का प्रोसेस डिटरमाइन किया जाता है।
अगर किसी का फूड सोर्स स्टेशनरी है या फिर जैसे ग्रास या फिर मोबाइल है जैसे चल रहा है जैसे डियर, तो इसमें बहुत सारा डिफरेंसेस होगा कि कैसे फूड को पाया जाए। जैसे डियर को ग्रास को पाना रहता है जो कि एक स्टेशनरी न्यूट्रिशन का सोर्स है, तो उसके लिए वे आसानी से जाएगा और ग्रास को चारा बना कर खा जाएंगे। पर जो लायन होते हैं उनको भागना पड़ता है, मशक्क़त करनी पड़ती है ताकि वे डियर को फूड रिसोर्सेज के रूप में अपने बॉडी के अंदर ले सकें। There is a range of strategies by which food is taken in and used by an organism. तो इसमें बहुत सारे स्ट्रेटजीज होते हैं किस तरीके से फूड को बॉडी के अंदर लिया जाए, उसको यूज़ किया जाए ऑर्गेनिज्म के द्वारा। Some organisms break down the food materials outside the body and then absorb it. कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वे पहले ही फूड का बाहर ब्रेक डाउन कर देते हैं और फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो उनको सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में लिया जाता है। सैप्रोफाइट्स उनको कहा जाता है इसको फॉलो करने वाले। इसमें कुछ फंगी आ जाते हैं जैसे ब्रेड मोल्ड्स, यीस्ट एंड मशरूम। तो जो ब्रेड मोल्ड्स होते हैं मतलब और जो ग्रीन ब्रेड के ऊपर पैचेस बन जाते हैं ना, उसी को ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। यीस्ट मतलब खमीर जो आटा को फुलाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, हमेशा नहीं, कई बार, मतलब बहुत कम बार। मशरूम, ये सब फंगी पहले सड़ा हुआ खाना देखेंगे, उसका ब्रेक डाउन करेंगे और फिर बॉडी के अंदर यूज़ करेंगे। अदर्स दूसरे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो पहले ही खाना पूरा मटेरियल को ले लेते हैं और फिर उसको अपने बॉडी के अंदर धीरे धीरे ब्रेक डाउन करते हैं। What can be taken in and broken down depends on the body design and functioning. तो ऐसा क्या चीज़ है जो लिया जाए और उसको तोड़ा जाए, वो बॉडी के डिज़ाइन और फंक्शन पर डिटरमाइन होता है। Some organisms derive nutrition from plants or animals without killing them. कुछ ऑर्गेनिज्म बिना प्लांट्स और एनिमल्स को मारे हुए उनसे खाना लेते हैं, तो उसमें पैरासाइट्स आ जाएंगे। पैरासाइट्स में जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि कस्कूता, मरबेल, ये हो गया आपका प्लांट वाला पैरासाइट। और टिक्स, चीचर, लाइस, ढील, लीचेंस, जोक एंड टेपवर्म्स, पेट का कीड़ा, ये सब भी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। काऊ और डियर या फिर लायन होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो ये वाला टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।